हाँ जी, सो दिस इज डाउट क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा था, बैंड स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसका कॉन्ट्राडिक्शन। सो यू कैन आस्क योर डाउट्स आइदर बाय रेजिंग योर हैंड, जो कि प्रेफरेबल है, हैंड रेज करके डायरेक्ट पूछ लेंगे वो ज्यादा ठीक है। अदरवाइज आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लिख भी सकते हैं। हिमाशा, सर एक बार डिफ्रैक्शन पैटर्न और वो लाइट और डार्क लाइंस जो अल्टरनेट बनती हैं वो समझना था। लाइट जो है मान लीजिए एक पॉइंट से टकराकर इधर बेंड हुई और स्क्रीन पे यहाँ पहुंची, और एक लाइट रे डिफ्रैक्ट होकर यहाँ पहुंची, तो ये दोनों यहाँ पर मीट कर गई। इस वाली लाइट रे को ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ा, इस वाली को कम पाथ ट्रेवल करना पड़ा। तो ये लाइट रेज जो पहले साथ में चलती थी, एक लाइट रे को ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ा, एक को कम पाथ ट्रेवल करना पड़ा। तो इसके कारण क्या होगा, उनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये लाइट रे पीछे रह गई है, ये वाली जो लाइट रे है ये थोड़ा पीछे रह गई है, जिसको कम पाथ ट्रेवल करना पड़ा है। ये वाली, इसको ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ा है। तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। अब पहला केस हम लेते हैं, देयर आर इनफाइनाइट केसेस। पहला केस ये है कि इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 1 लैम्डा है, मतलब एक कंप्लीट वेवलेंथ के बराबर है। तो क्या होगा, भले ये लाइट रेस आगे पीछे हो गई है मगर सेम फेज में है। इसका जब क्रीस्ट आ रहा है तो इसका भी क्रीस्ट आ रहा है। इसी प्रकार से ये लाइट रे अगर इससे 2 लैम्डा आगे होती, 2 कंप्लीट लैम्डा आगे होती, इतना, तो भी रहती तो सेम फेज में ही। अगर ये यहाँ सेम फेज में रहते हुए मीट कर गई तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इनके बीच में, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से क्या होता है, लाइट की एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो स्क्रीन पर यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ी हुई मिलेगी आपको। लेकिन तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल, जहां n एक इवन नंबर है। अगर डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल है, जहां n एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर लैम्डा बाय 2 मतलब आधा लैम्डा, उसका 1 2 3 4 मल्टीपल है ये लाइट रे दोनों मैंने जो बनाई है। तो जब भी स्क्रीन पर कोई ऐसी जगह आएगी जहां पर पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स मीटिंग लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल होगा, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, और वहां स्क्रीन पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी हुई मिलेगी आपको स्क्रीन पर यहाँ। लेकिन इसका दूसरा केस, व्हेन द पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। जैसे कि मान लो एक लाइट रे दूसरी से इतना आगे थी, बस मतलब इस लाइट रे से ये लाइट रे 1 2 3 लैम्डा बाय 2 आगे है, और ये यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी क्योंकि इसका क्रीस्ट आया तो इसका ट्रफ आया है, या अपोजिट फेज में है। मतलब जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल होगा, द लाइट रेज विल बी इन सेम फेज, हेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा, द लाइट रेज विल बी इन अपोजिट फेज, और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। ये लाइट रेज से 3/2 लैम्डा आगे है, मैंने इसको यूं कर दिया। अब ये लैम्डा 1 लैम्डा आगे, मतलब 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 आगे है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगी। मगर ये लाइट रे लैम्डा बाय 2 आगे है, 1 n की वैल्यू 1 है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब एक लाइट रे थी, वो सीधे यहाँ पर गई बिना डिफ्रेक्ट हुए, तो वो यहाँ पे आपको चमक देगी। एक लाइट रे थी जो लैम्डा बाय 2 आगे थी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फिर उसके बाद लैम्डा आगे रहेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फिर 3 लैम्डा बाय 2 आगे रहेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ऐसे एक सेंट्रल, अच्छा एक पॉइंट पर नहीं होगा क्योंकि ये पूरी सर्कुलर फ्रिंज है, सर्कुलर स्लिट है, तो ऐसा पूरे सर्कल में होगा। तो आपको
अल्टरनेट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट सर्कल दिखाई देंगे। डार्क सर्कल वो है जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, लाइट सर्कल वो है जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। थैंक यू सर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ जी, आर्यन राजपूत। ब्लैक बॉडी रेडिएशन दोबारा एक्सप्लेन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना, अगर हम एक मेटालिक स्फीयर को हीट करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट करने पर जब उसको फर्दर हीट करते हैं रेड हॉट होने के बाद, तो पहले वो रेड हॉट है, मतलब वो रेड कलर की वेवलेंथ इमिट कर रही है लैम्डा 1। जब उसको और हायर टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, और येलो, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू, इस टाइप से कलर चेंज होता जाता है हायर टेम्परेचर पर। लाइट की वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट की जो एनर्जी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है। मतलब लाइट की एनर्जी बढ़ने पे इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। मतलब ये जो रेड है, रेड ही रहना चाहिए, बस रेड की इंटेंस बढ़ जानी चाहिए। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना को हीट करने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना में उस मेटालिक स्फीयर को हीट करने पर जब वो रेड हॉट हो जाता है तो उसको और डार्क रेड और डार्क रेड और डार्क रेड होता जाना चाहिए, रेड कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। मगर ऐसा हो नहीं रहा है, रेड कलर चेंज हो जा रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर जब रेडिएशंस की एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ चेंज हो रही है। वेव थ्योरी के हिसाब से वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए थी, वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए थी। मतलब इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऐसा आना चाहिए था कि ये वेवलेंथ T1 टेम्परेचर पर मैक्सिमम इंटेंसिटी पर इमिट की जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर यही वेवलेंथ होनी चाहिए थी, वेवलेंथ वही होनी चाहिए थी, बस उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जानी चाहिए थी। मगर ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये है कि जब किसी मेटालिक स्फीयर को हीट करते हैं T1 टेम्परेचर पर, वो ये लैम्डा मैक्सिमम इंटेंसिटी पे निकालता है, हाई टेम्परेचर पर उसकी ये वेवलेंथ निकलती है, और हाई टेम्परेचर पर वो ये वाली वेवलेंथ निकालता है। मतलब ये वेवलेंथ शिफ्ट होती जा रही है लोअर वेवलेंथ साइड में। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी। इसको पार्टिकल थ्योरी से अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। थैंक यू सर। गौरी नामदेव। गौरी। Sir, what is sir hydrogen spectrum? है व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? Yes, explain please. क्लास में नहीं थे क्या तुम? No sir, था सर, बस वो उसको सर बालमेर वाला समझ में नहीं आया था सर। हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब में लेकर जब बहुत ज्यादा हीट किया जाता है ताकि ये अपने H एटम्स में टूट जाए, फर्दर इसको और हीट करते हैं, तब इससे रेडिएशन निकलती है। उस रेडिएशन को स्क्रीन पे जब पास करते हैं तो विबग्योर विजिबल रीजन में बारीक बारीक लाइंस का एक ग्रुप बन जाता है। ये ग्रुप ऑफ लाइंस बामर सीरीज कहलाता है, एंड दिस इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बाद में पता लगा कि स्क्रीन पर अल्ट्रावायलेट रीजन में भी लाइंस का एक ग्रुप है, दिस इज लाइमन सीरीज। इंफ्रारेड रीजन में भी सीरीज पाई जाती हैं, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। तो इस प्रकार से ये 5 सीरीज का स्क्रीन पर पाया जाना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये एक इमिशन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइट को इमिट कर रहा है, वो लाइट स्क्रीन पर आपको इन सीरीज के फॉर्म में दिखाई दे रही है। हर सीरीज में काफी सारी लाइंस हैं, तो दिस इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है? हाँ सर। अक्षय।
सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी से तो कोई रिलेशन नहीं है, तो वो वेव थ्योरी में क्यों आता है? मतलब वेव थ्योरी की फिनोमेना में हाइगन्स वेव प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन समझा जा सकता है, मतलब भले उसका इंटेंसिटी से रिलेशन ना हो क्योंकि वहां एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इंटेंसिटी से रिलेशन नहीं है, मगर हाइगन्स वेव थ्योरी से उसको समझाया जा सकता है। और सर फिजिक्स में आप डिफ्रैक्शन लोग में पढ़ोगे। और सर ये अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसमें सर जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रीजन में वो तो दिखती नहीं है लाइट्स, तो वो कैसे पता चला कि वहां पर भी लाइट्स हैं? अल्ट्रावायलेट रीजन की रेडिएशन और इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशंस को इनडायरेक्टली पता किया जाता है, डायरेक्टली वो नहीं दिखती हैं, मगर उनका इफेक्ट पता लगता है। जैसे इंफ्रारेड रेडिएशंस हीट प्रोड्यूस करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कुछ सर्टेन डाइज रहती हैं जिनका कलर चेंज कर देती हैं, तो इनडायरेक्टली पता किया जाता है उनको। और कुछ? नो सर। सिमरन? So what is threshold energy? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू, जिस वैल्यू से ज्यादा पर ही इफेक्ट आएगा। मेटल की सरफेस पर अगर आप लाइट डाल रहे हैं, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी, सपोज ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर आपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम रखी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखेंगे तो ही निकलेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड कहलाती है। जैसे आपके पास में मूवी देखने के लिए टिकट लेना है, टिकट 300 रुपए का है, तो 300 थ्रेशोल्ड है, आपके पास 299 रुपीस होंगे तो भी आप नहीं देख पाएंगे। आपके पास कम से कम 300 रुपए होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा हुए तो आप पॉपकॉर्न भी खा लोगे अंदर। तो 300 इज द थ्रेशोल्ड, मैक्सिमम वैल्यू, या नहीं मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू जिस वैल्यू से ज्यादा होना ही चाहिए, अदरवाइज आप वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। Whatever high the intensity is, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, आप लाइट की इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये थ्रेशोल्ड का मीनिंग होता है एक मिनिमम वैल्यू। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाता है। तो हर मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से बराबर या जिससे ज्यादा पर ही वो इलेक्ट्रॉन निकालता है, उससे कम पे नहीं निकालता है, चाहे आप लाइट की इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा दो। सर तो इलेक्ट्रॉन का एमिट होना मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना? हाँ, इलेक्ट्रॉन का इमिट होना मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना। ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि लाइट के कारण निकले हैं ये। ओके सर, थैंक यू। सोलर सेल वगैरह में जो प्रिंसिपल यूज किया था वो यही रहता है। हेलो। हाँ जी सर एमिशन स्पेक्ट्रम में सब्सटेंस एमिट कैसे करता है? वो हम बाद में पढ़ेंगे कि इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का कैसे आता है, वो इमिट कैसे करता है। वो हीट के फॉर्म में उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, बाद में उसको लाइट के फॉर्म में एमिट कर रहा है, और उसकी डिटेल बाद में पढ़ी जाएगी। फिर यहाँ किसी ने पूछा व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस वाई का कोई जवाब नहीं कि क्यों होता है ऐसा। ये नेचर है, नेचर में चीजें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती हैं। नेचर में चीजें इस प्रकार से बनी हुई हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है। दिस इज द नेचर। एटम में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही प्रोटॉन रहते हैं, इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना ही नेगेटिव भी रहता है, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। दिस इज द फैक्ट। Electrons are identical to each other, then how different wavelengths are absorbed by these identical particles? Good question. एक सब्सटेंस पे आपने लाइट डाली अलग अलग वेवलेंथ की, तो किसी ने λ1 वेव को एब्जॉर्ब किया, किसी ने λ2 को एब्जॉर्ब किया। इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल रहते हैं सब में, ये अलग अलग वेवलेंथ क्यों इमिट एब्जॉर्ब करते हैं, इस बात को हम लोग
बोहर एटॉमिक थ्योरी में पढ़ेंगे। और कोई डाउट? और कोई डाउट है? कुणाल? ये सर, सर जब मतलब आपने कल लेक्चर स्टार्ट किया तो सर उसमें सर आपने बताया था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे लाइट मतलब फोकस करते हैं तो जब लाइट उससे आर पार जाएगी तो वो कुछ वेवलेंथ्स अब्सॉर्ब कर लेगी और बाकी एमिट कर देगी। सर फिर आपने उसके बाद कहा था अगर फिर हम उसको किसी जगह रखते हैं और एक उसके सामने व्हाइट शीट रखते हैं तो जो अब्सॉर्ब किए हुए वेवलेंथ है वो उसको एमिट करेगी। तो सर क्या वो मतलब जो वेवलेंथ है वो सिर्फ एक मतलब सिंगल एरिया में ही फोकस करके एमिट करेगी या मतलब पूरा स्प्रेड करके एमिट करेगी ना सर? तो क्या वो ऑब्जर्वेबल होगा जो लाइट वो एमिट करेगी? वो डिपेंड करता है, वो मैंने समझाने के लिए बताया था कि पहले हमने उस पर लाइट डाल दी है, इसने कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब उसने उसी को इमिट किया है। अब वो इमिट करके एक जगह करती है या वो फैला देती है, या देगी तो कोई बात नहीं, हम उसके आसपास एक स्लिट लगा देंगे जिससे एक पतली बीम हमको मिल जाए। उस समय केवल पर्पस ये था ये समझाना कि स्पेक्ट्रम दो प्रकार का हो सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। सब्सटेंस लिटरली इस प्रकार से काम हो सकता ना करे कि हमने उस पर लाइट डाली, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वो उसको इमिट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो हो सकता है डिस्पर्स हो जाए, पता ना चले। मगर इससे हमको ये पता लगता है कि स्पेक्ट्रम दो प्रकार का हो सकता था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ यहाँ गायब दिखेंगी, इमिशन में दरअसल वही प्रेजेंट दिखेंगी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम से इंफॉर्मेशन हमेशा सेम मिलती है। इसलिए मैटर ये नहीं करता है कि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं किसी सब्सटेंस का या इमिशन स्टडी कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि वो स्पेक्ट्रम लाइन है कि बैंड है। तो अब जैसे हाइड्रोजन में हमने क्या किया था, हाइड्रोजन में हमने ऐसा नहीं किया था कि हमको उसका इमिशन स्पेक्ट्रम चाहिए था तो पहले उस पर लाइट डाली फिर लाइट निकली, हमने पहले उसको हीट किया था। तो एनर्जी देने का तरीका और उसका वापस निकलने का तरीका अलग हो सकता है। उस समय मेरा पर्पस था आपको ये समझाना कि स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। ओके सर। सर एटम का बहुत सारा स्पेस खाली रहता है, तो सर जैसे कि मैटर है जो कि एटम से बना हुआ है तो हॉलो होना चाहिए क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं वो पूरे खाली हैं ज्यादा एरिया उनका। हाँ, तो you and me are made up of atoms and we are 99.99999% empty। ऐसा ही है, दुनिया ऐसी बनी है। तो सर मतलब अगर मैं टेबल को अगर टच कर रहा हूँ तो मेरी उंगली तो आर पार हो जाना चाहिए, मगर ऐसा तुम्हारी उंगली भी उन एटम से मिलके बनी हुई है ना, उन एटम्स के न्यूक्लियस रिपेल कर देंगे एक दूसरे को, वो टच करके आर पार नहीं कर पाएंगे। वो करोड़ों अरबों खरबों एटम से मिलके बनी हुई है उंगली। एक एटम अंदर डालते तो शायद वो उस स्पेस में से निकल जाता, उनके बीच की स्पेस में से, जैसे लाइट आर पार हो ही जाती है किसी कुछ चीजों में से। और सर आप शुरू में बोल रहे थे कि वो एक क्रस्ट का पार्ट आप काउंट कर रहे थे, उसको 1 लैम्डा कह रहे थे, मगर सर पूरा वेवलेंथ तो क्रस्ट और ट्रफ दोनों का वो होता है कंसेक्यूटिव डिस्टेंस पूरा, तो आप एक एक काउंट क्यों कर रहे थे? पूरा काउंट होना चाहिए ना पूरा वेवलेंथ में। वेवलेंथ का मतलब है इतनी लेंथ। एक क्रिस को नहीं कहा था, इसकी इतनी डिस्टेंस को तो मैंने λ/2 कहा था। एक वेवलेंथ ये है पूरी, ये हाफ लैम्डा है। नहीं सर, आप वो जब शुरू में वो डिफ्रैक्शन वाला एक्सप्लेन कर रहे थे तब आप 1 1 काउंट कर रहे थे ये पूरे उसको। अरे तो इसको तो मैं 1/2 लैम्डा बोलूंगा कि नहीं? यस सर। इसको तो मैं 1/2 लैम्डा बोलूंगा ना। यस सर। तो ये वैल्यू क्या है, λ/2 का इवन मल्टीपल कि λ/2 का हाफ ऑड मल्टीपल? ऑड मल्टीपल सर। और ये ऑड मल्टीपल। बस वो समझाना चाह रहा था।
फिर किसी ने पूछा टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम एज लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वर्स यूज्ड। हाँ, हाइड्रोजन बहुत सिंपलीस्ट एटम है, इसलिए उसको ज्यादा स्टडी किया जाता है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सही रहता है, क्योंकि बाकी एटम्स के जो स्पेक्ट्रम है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि बाकी एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो पहले हम सिंपल चीजों को पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट। लेटर ऑन बोर थ्योरी में हम इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कि ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से आती है। अभी आपको इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को जस्ट याद रखना है, 10 9 6 7 8 पर सेंटीमीटर और 10 9 6 7 8 0 0 पर मीटर। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अभी आपको केवल याद करना है, लेटर ऑन हम इसको डिराइव करेंगे, तब इसकी वैल्यू कहाँ से आती है वो पता चलेगा। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं और? चलिए, तो आप लोगों को कोई और डाउट नहीं है, तो वी विल एंड दिस सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और बोर मॉडल ऑफ एटम देखेंगे। तब तक आप क्लास नोट्स और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़िए, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, प्लस आपको जो रेडियंस के असाइनमेंट्स मिले हैं उनसे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कीजिए। कई क्वेश्चंस हो सकता है ऐसे लगे कि जिनकी थ्योरी अभी नहीं पढ़ी है, तो उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी थ्योरी पढ़ेंगे तब आपसे बनेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लगता है कि अभी थ्योरी नहीं हुई है क्लास में, तो लीव इट, और अगर लगता है कि इसकी थ्योरी हो गई है तो अटेम्प्ट इट। ठीक है? स्टडी पैकेज जो रेडियंस का मिला है उसमें एक्सरसाइजेस हैं और सब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स प्रॉब्लम्स हैं उसमें, उन सबके आंसर्स पीछे दिए हैं। पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद पीछे आंसर्स मैच कीजिए, और उन क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस ऑलरेडी यूट्यूब पे डले हुए हैं, तो आप वहां से उन सॉल्यूशंस को जाकर देख सकते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना था, यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो। लेकिन कम से कम 2 बार उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट पहले कर लें, उसके बाद ही उसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे।